मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ बेहद एक गंभीर बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कही जाती है। मित्रों, मैं इसे गंभीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम सबको परेशान करने लगता है तो कई बार हम लोगों को अपने जीवन में बड़ी निराशा होती है। कारण, हम कोई सा भी काम करें, अपनी गर्दन को बगैर झुकाए घुमाए ये कार्य नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसे में दर्द हो तो हमारा मन बेहद खराब होता है। और मित्रों, ये समझें यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आखिरकार होती क्यों है और इसके लिए क्या कोई खास उम्र होती है। तो मित्रों, अब ऐसा नहीं है। अब आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, जो कि हमारे जीवन में एक बड़ी मुश्किल के दौर से हम सभी गुजरे हैं, और जो ये लॉकडाउन रहा, इस दौरान कई बार मैंने ये देखा कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम या इवन बच्चों में, क्योंकि अक्सर करके बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप आदि चीज़ों पे पढ़ना पड़ा, जिसके कारण पहले मैं देखता था अक्सर करके 30 साल 40 साल के उम्र के लोग अक्सर करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित होकर आते थे। ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब क्लास 9th के बच्चे, क्लास 6th के बच्चे गर्दन की दर्द की कंप्लेन लेकर हमारे पास आने लगे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और मित्रों, मुझे यह वीडियो भी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि यह जिस तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारे समाज में फैल रहा है, कहीं ना कहीं यदि हम लोग इसके प्रति सजग ना रहे तो यह बीमारी आगे चलकर हम लोगों को बहुत परेशान करेगी। मित्रों, देखें, हम लोगों की जो सर्वाइकल स्पाइन होती है, गर्दन की हड्डी, ये कुल 7 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और टोटल जो वर्टिब्रा होती हैं वो 24 वर्टिब्रा हमारे शरीर में होती हैं। तो होता कुछ यूं है मित्रों कि यदि हमारी इन हड्डियों में किसी भी प्रकार से दिक्कत, 2 हड्डियों के बीच में, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमारी 2 हड्डियों के बीच में कुटक होती है, और समय के साथ कई बार वो डीजेनरेट कर जाती है, मतलब जो उसके बीच का गद्दी वाली चीज होती है वो सूखनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कई बार वो डिस्क बाहर आ जाती है और हमारी नसों को दबाने लगती है। इस तरीके से सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस मींस स्पॉन्डिलाइटिस की कंप्लेन आने लगती है। अच्छा मित्रों, खास कर ये जरूर ध्यान रखिए कि यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी लाइफ में हो रही है तो हम जाने पहचाने कैसे। देखिए मित्रों, ये बड़ी आसान सी चीज होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोग रात में सोते हैं और गर्दन हमारी किसी बगल भी टेढ़ी हो गई, और जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी गर्दन में इतना भयंकर दर्द होता है कि हम लोग कई बार अपनी गर्दन को घुमा भी नहीं पाते हैं। अच्छा, 90% ये चीज होती है वो सर्वाइकल मस्कुलर स्प्रेन होता है, मतलब हमारी मांसपेशियों में तनाव के कारण हो जाता है। अब मित्रों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुतायत में होता किन में है, ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, ऐसी जॉब जहां गर्दन बहुत किसी चीज को स्टीयरिंग करनी पड़े, मतलब बहुत देर तक किसी एक चीज को निगाह करनी पड़े, जैसे कुछ जॉब ओरिएंटेड समझे, लिखने पढ़ने वाले लोग या बहुत लंबी दूरी ड्राइविंग करने वाले लोग, इनमें जैसे ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, इवन आप ये समझें टीचर लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जैसे हम ही लोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत कॉमनली ऑफिशियल जॉब करने वाले लोग, क्लर्कियल जॉब करने वाले लोग, जजेस जो होते हैं, उनको भी बहुत देर पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में अक्सर करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो ही जाती है। मित्रों, जब भी देखिए यह कंप्लेन आती है तो हमको पहली चीज तो जीवन में निराश नहीं होना है। देखिए, यह बीमारी कोई परमानेंट नहीं होती है, ये एक टेम्परेरी बिहाफ की चीज है। मतलब अगर आज आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो आप ये मानकर चलिए कि 4 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक के अंतराल में चाहे जितनी बुरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, यह सही हो जाती है 95% लोगों में।
5% ऐसे लोग होते हैं जिनमें कंडीशन बहुत वर्सनिंग होने लगती है, उनमें कहीं जाकर ऑपरेशन वाली चीज की जरूरत पड़ती है। और मित्रों, सही मायने में बताऊं, यदि आपको फर्स्ट एपिसोड का अटैक पड़ता है और आप नियमित व्यायाम करने लगें, आप अपने पोस्चर को मेंटेन करने लगें, बार बार वही गलती ना करें जिससे ये बीमारी बढ़ती है, तो आप यकीन के साथ रखें कि ये बीमारी ठीक हो जाती है। अब मित्रों, एक सवाल उठता है कि यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुई तो जैसा पहले कहा, रात में सोकर आप उठे और मांसपेशी खिंच गई तो उसे सर्वाइकल मस्कुलर स्प्रेन कर रहे हैं। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब हो जाती है मित्रों, मतलब हड्डी के बीच में नस जब दबनी शुरू होती है, तो शुरुआत में मित्रों लक्षण क्या होगा? जैसे गर्दन से दर्द उठना शुरू होगा, कई बार वो सामने छाती तक भी आएगा, आपके पीछे कंधे में भी जाएगा, आपके कंधे से होते हुए इस बाजू के पीछे से होते हुए और ये हाथ में तक दर्द आपका उतरने लगता है। मित्रों, जो सबसे कॉमन साइट होती है वो सर्वाइकल स्पाइन में C5 C6 का लेवल होता है। अच्छा मित्रों, इसको पहचानना भी बड़ा आसान होता है। मान लें अगर जैसे C से 7 तक होती है, 1 से 7 तक होती हैं, तो अगर मान लीजिए चौथी पांचवी होती है तो आपको मैक्सिमम जो दर्द होगा इस कंधे पे रहेगा। मगर अगर मान लीजिए C5 C6 जो कि सबसे कॉमन है, तो अक्सर करके ऐसे पेशेंट कंप्लेन करेंगे इन 2 उंगलियों में पेन, अंगूठे में और इस इंडेक्स फिंगर में। कंप्लेन कुछ ऐसी होगी कि जब साहब मैं किसी काम को नीचे करके करता हूं गर्दन, तो मेरे गर्दन की जड़ से दर्द उतरता हुआ पूरे हाथों में जाके ये 2 उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि ये 2 उंगलियां उनकी भोथड़ हो गई, मतलब नंबनेस, इसमें पता कम चलता है। अच्छा मित्रों, कई बार सर्वाइकल स्पाइन का पेन यहाँ से आपके सर की भी तरफ जाता है, तो इससे भी नहीं घबराना है। ये भी कई लोग CT स्कैन कराने लगते हैं कि मुझे सर दिमाग में क्या हो गया। नहीं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो आप ये समझें, अगर चौथी पांचवी में होता है तो कंधे की तरफ आपका दर्द ज्यादा रहता है, 5वीं 6वीं हो जाए तो इन 2 उंगलियों में, और अगर ये 7वीं और T1 8 और T1 वाली चीज पे चली गई तो ये मान के चलिए आपकी ये कानी उंगली, इसके बगल वाली उंगलियों में दर्द बहुत तेजी से या झुंझुनाहट आने लगता है। अच्छा मित्रों, एक चीज मैं आपको बड़ी पते की बात बताऊं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिरकार ये दिक्कत सर्वाइकल का है, या कई बार बहुत पैनिक सिचुएशन में लोग हमारे पास आते हैं अगर यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बाएं बगल में दर्द होने लगे। अच्छा, बाएं हाथ में जाने लगते हैं तो लोग अक्सर करके देखिए इस चीज को, चूंकि इसका भी पेन बिल्कुल वहीं जाएगा। देखिए, दाहिने बगल आ गई तो आदमी नहीं घबराता है, क्योंकि दुनिया में सबको पता है बाएं बगल दिल है। अलबत्ते एक डेक्स्ट्रोकार्डिया होती है जिसमें दिल ही दाहिने होता है, वो बड़ी रेयर कंडीशन है, वो रेयर को जाने दीजिए। तो मान लीजिए आपका बाएं बगल दिल हो करके और आपका बाएं हाथ में दर्द उतर रहा है, तो मित्रों ये समझिए कि कुल मिला जुला करके कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कार्डियक का पेन है या मित्रों ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मित्रों देखिए, दोनों का जब दर्द उतरता है तो कई बार बहुत एक जैसा लगेगा। एक आम आदमी को कई बार पता करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसे सर्वाइकल के गफलत में तब तक हो जाते हैं जब तक कि उनको हार्ट अटैक ना पड़ जाए। तो मित्रों, मैं चंद चीजें आपको बता रहा हूं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दर्द जो बाएं बगल उतर रहा है ये दिल का है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है। मित्रों, सदैव ध्यान रखिए, यदि आपका दर्द बाएं बगल का चलने से बढ़ता हो, मतलब आप जब चलना शुरू करते हैं तो ये दर्द बढ़ता जाता है, तो 90% या 99% आप मान लीजिए ये दिल से ओरिजिन करने वाला पेन है, कार्डियक पेन है। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आदमी होगा वो आपको एक बड़ी टिपिकल सी कंप्लेन देगा, डॉक्टर साहब जब मैं बैठा किसी चीज को देखता हूं तब मेरा दर्द बढ़ेगा, और जब मैं चलना शुरू करता हूं तो मुझे नहीं पेन होता है।
अच्छा मित्रों, इसका कारण क्या होता है? देखिए, होता ये है कि जब हम किसी चीज को एक टक देखने की कोशिश करते हैं, फिर वही बात हो गई, लिखना, पढ़ना, कोई स्किल का काम, तो सिर्फ हमारी एक ग्रुप ऑफ मसल काम करती है। अच्छा, इसमें होने क्या लगता है? वो मसल थक जाती है। अच्छा, कुछ लंबे दिनों ऐसा काम चलने लगता है, तो फिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मित्रों, एक मोटे तौर पे अगर आपको समझाऊं, अगर आप 1 किलो का बाट भी अपने एक हाथ में पकड़ करके सुबह से शाम तक बैठ जाइए, तो आप ये मान के चलिए कि शाम को आपका हाथ दर्द करने लगेगा। अच्छा, चूंकि इतना बड़ा सर है, इसको कुछ खास ग्रुप ऑफ मसल पीछे की अगर वो आपको झुकने पे रोक के होल्ड करके रख रही है, तो बेचारी शाम तक थक जाती है। तो मित्रों, इस तरीके से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ने भी लगती है। हाँ, तो मित्रों, मैं यहाँ था कि यदि चलने से दर्द बढ़ता है तो ये कार्डियक का पेन है, और अगर आप बैठ जाते हैं और आपको आराम मिल जाता है तो ये कार्डियक ही पेन है, जिसमें आराम करने से आपका दर्द खत्म हो गया। मगर ठीक इसका उल्टा सर्वाइकल में है। जब आप चलने वाला रोगी होता, वो कहता साहब मैं तो ठीक हो गया, अच्छा बैठकर मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं तो मुझे दर्द बढ़ जाता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज मित्रों, कि देखिए, जैसे ये सार्बिट्रेट वाली टैबलेट आती है ना, 5 mg की होती है, अगर आप इसको खा लें तो कार्डियक पेन वाले आदमी का सार्बिट्रेट खाने से 5 mg का दर्द खत्म हो जाएगा, मगर सर्वाइकल वाले आदमी का दर्द खत्म नहीं होगा। तो ये मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तीसरी चीज, अगर मित्रों ये मानकर चलिए कि कोई आदमी जैसे सर्वाइकल वाला है, तो हम लोग उसको मेडिकेशन देते हैं, खासकर ये आपका प्रीगाबालिन एक होती है 60, एक गाबापेंटीन का 60 होता है, तो ये खाने से सर्वाइकल वाले को बड़ा आराम मिल जाता है। तो मित्रों, इसलिए बता दिया कि एक दो बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जो इनसे बड़े परेशान थे कि डॉक्टर साहब हमको लग रहा है दिल की बीमारी हो गई बाएं बगल। अच्छा देखिए मित्रों, इसकी डायग्नोसिस भी करना बड़ा आसान होता है, करना कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता तो एक तो हिस्ट्री पूछ लेता हूँ, भाई सब चलने पे दर्द बढ़ रहा है या बैठ जाने पर है, या एक एक्सरे करा लेता हूँ। अगर गर्दन की हड्डी में पता चला 40 साल के ऊपर उम्र है और आपकी हड्डियां थोड़ी सी बर्ड बीकिंग टाइप में, जैसे चोंच निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो लग जाता है कि साहब ये सर्वाइकल का ही पेन है। तो इस तरीके से मित्रों एक अहम सवाल था कि आखिरकार आप कैसे अंतर करोगे कि ये सर्वाइकल का पेन है आखिर आपको कार्डियक ओरिजिन का पेन है। मैं मित्रों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा मित्रों, एक चीज और समझिए, कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन इस मामले में भी बड़े कंफ्यूज कर जाते हैं, या आम आदमी को भी डायग्नोस करने में थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कंधे का दर्द है या सर्वाइकल का दर्द है। ये भी एक सवाल उठता है। तो मित्रों एक चीज बड़ी आसान सी चीज होती है, अगर कभी हिस्ट्री है आपके कंधे में चोट लगी है और तब दर्द कंधे पर है, और खासकर ये खास मोशन पर है, मतलब आप हाथ घुमाते हैं, पीछे ले जाते हैं और दर्द बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेरीआर्थराइटिस शोल्डर मतलब कंधे का दर्द है। अच्छा दूसरी चीज मित्रों, जैसा मैंने कहा कि सर्वाइकल का पेन रेडिकुलाइटिस का है, वो दर्द अगर आपकी इस कोहनी के नीचे उतर रहा है, मतलब आपके हाथों में जा रहा है, तो ये सर्वाइकल का पेन है, और सिर्फ गर्दन तक, गर्दन माफ करें कंधे तक है, और खासकर पीछे ले जाने पर बाजू या किसी भी बगल घुमाने पर दर्द है, तो ये कंधे का दर्द है। अच्छा मित्रों एक व्यक्तिगत चीज बहुत अच्छे से बताऊं, जैसे आपको कार्डियक वाली चीज बताए ना, इन सब चीजों में एक बड़ी आसान सी चीज बताऊं, अगर आपने अपने हाथ को ऊपर कर लिया कुछ ऐसे और आपका दर्द खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब आप 100% मानिए ये सर्वाइकल का पेन है। अच्छा दूसरी चीज मित्रों, मैं यही आपको बता दे रहा हूं, अगर किसी इंसान को बहुत सीवियर सर्वाइकल का पेन हो रहा है, मतलब अगर वो हाथ नीचे रख रहे हैं तो लग रहा है कि हाथ फटा जा रहा है, तो मित्रों बस एक काम करिए, इस हाथ को ऐसे ऊपर रख लीजिए, कम से कम 75 पैसे रुपए में आपका दर्द कम हो जाएगा। अच्छा मित्रों मैंने ये भी कहा है
4 हफ्ते से लेकर 3 महीने में ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, तो आप बचाव करेंगे तो सही भी हो जाएंगे। तो मित्रों, ये चीज है कि अगर हाथ ऊपर करने से आपको आराम मिल जा रहा है तो भी ये टिपिकल सर्वाइकल का पेन है। तो मित्रों, इस तरीके से हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि ये किस चीज का पेन है। और आपको भी आज मैं इतना एजुकेट कर दे रहा हूं कि आप ये जाने कि ये सर्वाइकल का है, कंधे का है या के कार्डियक का पेन है। अच्छा मित्रों, अब आइए उन स्कूली बच्चों के ऊपर जिनके गर्दन का दर्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है। मित्रों देखिए, यदि हम मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करेंगे, हम लैपटॉप पर ज़्यादा बैठेंगे, डेस्कटॉप ज़्यादा देखेंगे, ड्राइविंग ज़्यादा करेंगे, तो याद रखिए कि हमको सर्वाइकल की बीमारी से कोई बचा नहीं सकता है, वो होना ही होना है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं हमारा काम ही ये है। अच्छा मित्रों, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी छोटे बच्चे पढ़ें लिखें, आप जरूर ध्यान दीजिए कि बच्चे जब भी पढ़े लिखें तो मेज कुर्सी पर पढ़े लिखें। वो कभी तखत पे बैठ के पढ़ना, तकिए के ऊपर पढ़ना, साहब ये सब ना करें। देखिए, मैं इतना मानता हूँ, मेज कुर्सी पे ही पढ़ने वाला लड़का बच्चा पढ़ता है और तकिए और रजाई में पढ़ने वाला लड़का मित्रों सो ही जाता है। इसलिए जब तक मित्रों आप पढ़िए, कृपया करके हर हालत में मेज कुर्सी का ही उपयोग करिए। अच्छा, मान लें मित्रों, आगे मैं आपको भी कसरतें भी बताऊंगा कि कसरत आपको कैसे करनी है। और खासकर जो लोग एडल्ट हैं, जिनको गर्दन में काम करनी है, मैं कहता हूं आपको दर्द ना भी हो तो भी उन कसरतों को करिए, ताकि आप सदियों बिल्कुल निरोग रहें। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जब बीमारी हो जाए तभी सारे मेडिकेशन और तभी मैं जाके सारे बचाव करूं। नहीं, आप पहले से कराएं तो आप सजग नागरिक कहलाएंगे मित्रों। अब मित्रों, एक चीज, जो लोग बहुत बाइकिंग करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, बेवजह की ड्राइविंग नहीं करनी है। देखिए, ड्राइविंग का तो मैं बता दूं, कुछ लोग बहुत पता नहीं कौन सा कल्चर इस देश में चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं मैं यहाँ से बाइकिंग करके मैं साहब चला गया, जम्मू चला गया, मैं चला गया, मैसूर चला गया, मैं साहब बाइकिंग करके कन्याकुमारी चला गया। मैं कहता हूँ, क्या जिंदगी महीने भर में खत्म होने वाली है कि आप इतनी दूरी ड्राइविंग कर रहे हो? अरे भाई, अगर आपको डिस्क हो गई, क्योंकि लंबी ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़क कैसी है ये आप जान लीजिए। अगर ड्राइविंग में आपको कमी हो जाती है, सर्वाइकल हो जाता है, उसकी बाद ताउम्र जिंदगी झेलना ही पड़ेगा। और ये जो लोग इस तरीके की बाइकिंग करते हैं ना, इन्हीं को दिक्कतें भी आती हैं। अच्छा, लिखने पढ़ने वाले आदमी, भाई अब लिखने पढ़ने का काम तो नहीं आप खत्म कर पाइएगा। हाँ, एक चीज मैं कह दे रहा हूं, भाई देखिए, 15 मिनट से ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने का काम मत करिए। अब देखिए, मान लीजिए आप कर दे रहे हैं तो आप जरूर एक काम करिए। जैसे आप मान लीजिए लिखने के लिए बैठ गए, आप पढ़ ही रहे हो, कंप्यूटर पर हो, बैंक कर्मी हो। अब बैंक कर्मी कहाँ से अपनी डेस्क छोड़कर चला जाएगा? एक कैशियर नोट गिन रहा है, वो तो बेचारा गिनेगा ही गिनेगा, मैनेजर तो बैठेगा ही बैठेगा। तो कुछ ना करो मित्रों, आप एक काम करो, 15 मिनट बाद आप अपनी गर्दन को जरूर दाहिने बाएं, ऊपर नीचे। दूसरी चीज मित्रों, सबसे जरूरी का काम है, ये गर्दन झटकने वाली आदत आप लोग मत डालना। इसके बाद बहुत दिक्कतें होती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इस कोहनी को आप पकड़ो और ऊपर की तरफ ले जाओ। आप ऐसे लेकर के जाओ, ये कोहनी लेकर ऊपर की तरफ लेकर जाओ, आप ऐसे। तो जो ये शोल्डर की मसल भी आपको बहुत देर से परेशान में पड़ी है, वो भी रिलैक्स होंगी। अच्छा, जरूरी नहीं है मित्रों कि जब दर्द करने लगे तभी करिए, आप 15 मिनट पर इस काम को करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। नहीं हो तो मित्रों, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, 20-20 मिनट का लगा लीजिए। भाई, जिसे दिक्कत होती है वो 15-15 मिनट पे करे, और जिसको दिक्कत नहीं है वो आधे घंटे पर इस कसरत को जरूर करेगा। क्या करेगा? गर्दन दाहिने बाएं, आगे ऊपर, और इस कोहनी से लेकर इस हाथ को ऊपर, इसको लेकर के ऊपर। अच्छा मित्रों, 10 बार करिए, मतलब रेपिटेशन 10 बार होने चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे करके 10 बार।
इसी तरीके से आगे और पीछे भी आप 10 बार करेंगे। ये भी 10 बार, 1 2 3। मित्रों समझा इसलिए दे रहा हूं कि उसके बाद बड़े क्वेरी आते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, डॉक्टर साहब आप इस कसरत को बताइए कैसे करें। तो ये तो हो गया कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आप रिलैक्स कैसे कर लें मांसपेशी को। और मित्रों अगर हो सके, वैसे कई बार संभव नहीं होता है, मैं ही बैठ जाता हूँ एक बार सुबह, तो अब समझ जाइए कि मैं दोपहर या शाम को ही उठता हूँ, या बशर्ते किसी पेशेंट को देखना हो तो उठ जाता हूँ। बट मैं मित्रों कसरत करता हूँ। मैं भी सर्वाइकल से थोड़ा परेशान रहता हूँ, मैं कसरत करता हूँ, मैं कसरत करके बहुत संतुष्ट हूँ साहब। ये सबको करनी चाहिए। अब मित्रों बाइकिंग वालों के बाद अगर छोड़ें तो पढ़ने वालों पे बात आई, फिर बच्चों पर बात आ गई। अब मित्रों मान लीजिए बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, तो वो नियमित कसरतों को करते रहें। यदि आप कसरत करेंगे, जैसा मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा, आप अगर उसको करेंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा। अब मित्रों देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, कई बार लोग एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं कॉलर पहन लूं? अब देखिए ये जो कॉलर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी बड़े ध्यान से रखना है। मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग आते हैं साहब, इतना बेढंगा कॉलर पहन कर आ जाते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा, कोई वेलक्रो वाला आगे करके पहन लेता है, कितने लोग उसी को उल्टा पहन लेते हैं। अच्छा, किसी की गर्दन इतनी बड़ी हो जाती कि ऐसे देख कर आता है और किसी का इतना छोटा है, अब आप समझिए कि वो बस गर्दन उसी में घुमाते रहते हैं। प्रॉपर साइज का सर्वाइकल कॉलर मित्रों पहनना है। यदि आप प्रॉपर साइज का कॉलर पहनते हैं तो आपको इससे फायदा मिलेगा, और अगर आपका प्रॉपर साइज नहीं है तो अब आप समझिए क्या फायदा मिलेगा। मित्रों सटीक सर्वाइकल कॉलर चुनने के लिए हम सर्वप्रथम तो बिल्कुल सीधा देखेंगे। सीधा देखने के समय में जो हमारी ठुड्डी और जो हमारा स्टर्नल नॉच होता है उसके बीच की दूरी को हमको मेज़र कर लेना है। इस प्रकार से ये इसकी चौड़ाई जो होगी, लंबाई माने, वो मायने रखती है। अच्छा, वेलक्रो से इसके साइज़ भी जो होते हैं वो खुल सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। गोलाई नापने के लिए हम एक बार एक फीते से गर्दन को नाप लेंगे, फिर सर्वाइकल कॉलर को भी गोलाई में नाप लेंगे। और ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस में आते हैं, जो आपको प्रॉपर रहेगा आप उसे पहनेंगे। ना तो कॉलर बहुत छोटा होना चाहिए जिससे हम नीचे बहुत ज़्यादा देखने लगें, ये भी नुकसानदायक होगा, या बहुत लंबा ना हो कि हमारा जो गर्दन है वो ऊंची ही बनी रह जाए। तो प्रॉपर साइज़ बहुत मायने रखता है मित्रों, चूज़ कर लें। और इसको पहनने के लिए ज़रूर ध्यान रखें कि इसका करेक्ट मेथड क्या है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो चिन सपोर्ट होता है और वेलक्रो जो होता है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। अब जो इसमें कॉमन मिस्टेक होती है कि कई बार हम लोग अपसाइड डाउन पहन लेते हैं, मतलब चिन वाला नीचे कर देते हैं और कॉलर वाली चीज़ ऊपर पहन देते हैं, या कई बार वेलक्रो वाली चीज़ को सामने बांध लेते हैं। मित्रों सवाल भी कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैं कितने दिनों तक के लिए कॉलर पहनूं? देखिए मित्रों, जैसा मैंने पहले कह दिया, 3 महीने तक, 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का ये काम चलना है। और आज अगर आपको है तो मिनिमम 3 से 4 हफ्ते कॉलर पहनिए ही पहनिए। फिर सवाल उठता है कितने देर के लिए पहनूं? देखिए, अगर आपको शुरुआत की स्टेज है तो आप ये मान कर चलिए कि 6 से 8 घंटे तो कॉलर लगाइए ही लगाइए। एक चीज, अगर बहुत सीवियर पेन है तो। दूसरी सबसे बड़ी चीज, मान लीजिए 6 से 8 घंटे कह दिया आपको और आपका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मित्रों ये भी समझ लीजिए कॉलर की आदत नहीं डाल लेनी है। यदि आप कॉलर की आदत डाल लोगे तो फिर क्या होगा, आपकी मांसपेशी कमजोर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ये एक और नई दिक्कत पेश आएगी। तो जैसे जैसे आपका दर्द घटता जाएगा, आप अपने कॉलर के लगाने की सीमा कम करते चले जाएंगे। अब कुछ मित्रों इसमें और सवाल आते हैं, क्या डॉक्टर साहब मैं इसी कॉलर को पहनकर सो जाऊं? तो देखिए मित्रों, आप एक काम करिए, सो जाइए, कोई मनाही नहीं है कि आपको कॉलर पहनकर सोना नहीं है।
सो लीजिए, अगर आपको आराम मिलता है तो सोइए। अच्छा मित्रों, मैं तकिए के ऊपर एक सवाल आप लोगों को बता दूं। कुछ लोग ये पूछते हैं, या हमारे डॉक्टर बंधुओं को भी देखा, तकिया छोड़ दीजिए, मत लगाइए। नहीं मित्रों, देखिए एक चीज आप लोग बहुत गौर से समझिए। यदि हम तकिया ऊंची लगाएंगे तो देखिए गर्दन कुछ ऐसे होगी, और तकिया पतली लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे होगी। आप एक प्रॉपर हाइट की तौलिया लगानी है, माफ करें तौलिया नहीं, तकिया लगानी है, कि गर्दन आपकी बैलेंस रहे, ना बहुत पतली और ना बहुत मोटी। दूसरी चीज, जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना लगे तो देखिए, आप जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो ये जो सातवीं वर्टिब्रा, ये सातों जो वर्टिब्रा होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, बट इसमें एक नॉर्मल कर्वेचर होता है, और हमें उसे प्राप्त करने के लिए हम जिन तौलियों से नहाते देह पोंछते हैं, आप उसको गोल मोड़ लीजिए और गर्दन के मित्रों इसके बीचों बीच लगाइए। इससे फायदा आपको ये रहेगा कि आप जब उस कर्वेचर को मेंटेन कर लेंगे तो आपका दर्द स्वतः खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, ये तो चीजें हो गई कि आप कैसे पहचानोगे, आप अगर हो ही गया है तो उससे बचाव कैसे करोगे। तीसरी चीज, आपके कॉलर का उपयोग कैसे आप करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब मित्रों आइए, जो मेडिकेशन हम लोग लेते हैं, मैं इसमें एक दवाई के रिस्पेक्ट में आपको बता दूं। अक्सर करके जब सर्वाइकल का पेन होता है तो हम लोग आपको प्रीगाबालिन या गाबापेंटीन नाम का साल्ट देते हैं। देखिए मित्रों, कई बार लोग इस दवाई को सुबह भी खा लेते हैं। मैं अपने डॉक्टर बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेडिसिन या कोई भी डॉक्टर देख रहे हो, देखिए साहब, प्रीगाबालिन, गाबापेंटीन, इन दवाइयों को आप पेशेंट को रात को खाने को कहेंगे। कारण समझिए, कारण ये होता है कि अगर कुछ लोगों में, मान के आंकड़ा समझिए 10 में 2 लोगों को इतना तेज चक्कर आने लगता है। अच्छा, ये वर्टाइगो सर्वाइकल के कारण नहीं होता है, ये ड्रग इंड्यूस्ड होता है। ये प्रीगाबालिन का साल्ट थोड़ा सा आपको चक्कर देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इस दवा को रात में खाकर सोएं। अब मित्रों, कुछ लोगों को रात में खाने पे कह दीजिए तो जब वो बेचारे सुबह उठते हैं, कुछ लोग तो 12-12 बजे तक कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रही है। तो देखिए मित्रों, एक काम करिए, इस दवाई को खाना तो बहुत जरूरी है। तो आप यह काम करिए कि यदि आप 10 बजे सोते हैं तो आप इस दवाई को 7 बजे ले लीजिए, ताकि अगर आपको चक्कर भी आता है तो आपके नींद के सोने का समय पास आ जाए, आप लेट जाएं, और जब तक आप सुबह उठें तब तक आप फ्रेश उठें। तो ये इस साल्ट के लेने का बहुत फायदा है। मित्रों देखिए, वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है कि 95% लोगों में कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और मैंने अपनी लाइफ में 15 साल मुझे हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सिर्फ 7 आदमियों के सर्वाइकल स्पाइन को ऑपरेट किया है। और मैंने एंटीरियर से तो मैं नहीं किया, मैं पोस्टीरियर से ही लेमाइनेक्टमी करा हूँ। तो मित्रों, मैंने एक चीज पाई है कि बहुत रेयर है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें हमको ये जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैं भी जब इन सब चीजों को किया तो C5 C6 का ही लेवल हो, C6 C7 का लेवल हो, क्योंकि थोड़ा 4 के ऊपर वाली चीजों पर यदि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो कई बार, अब पहले तो मेरे पास वेंटिलेटर नहीं था, आज भी नहीं है, और मैं इसीलिए सर्वाइकल को बहुत नहीं ऑपरेट करता, अब नहीं करता बिल्कुल, और मैं इसके लिए किसी न्यूरोसर्जन के ही पास भेज देता हूँ। तो मित्रों, ये चीज होती है कि हम लोग सर्वाइकल को कई बार, जो 5% वाले ऑपरेशन वाले भी होते हैं, आपको उसमें भी कोई बहुत घबराना नहीं है। और अब सही मायने में मानिए तो प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग एंटीरियर में न्यूरोसर्जन करते हैं, वो एक मस्कुलर प्लेन होता है, उसी के बीच से वो स्प्रेड कर देते हैं और आपकी हड्डियों के आगे प्लेट लगा देते हैं और डिस्क निकाल देते हैं। अच्छा, डिस्क निकाल देते हैं तो उस स्पेस को भी किसी चीज से, तो कई बार हम लोग इलियक क्रेस्ट की ग्राफ्ट लेकर के और उसमें भर देते हैं और फिर प्लेटिंग कर देते हैं। बट मित्रों, थोड़ा सा ये होता है, जब प्लेटिंग हो जाती है ना, तो ऊपर नीचे की वर्टिब्रा का जो डिस्क होती है वो और प्रॉब्लमेटिक होने लगती है आगे चल करके। मतलब तुरंत नहीं होती है, 10 साल के बाद शुरुआत होती है।
तो आजकल बहुत अच्छे डिस्क भी आते हैं, मतलब इतने सुंदर डिस्क होते हैं बटन टाइप में कि वो भी मोबिलिटी करते हैं। तो ये बड़े अच्छे हैं कि अगर बेहतर हो, पेन कैपेसिटी हो और कभी ईश्वर ना करे ज़रूरत पड़ी जाए तो आप डिस्क ज़रूर लगवा लें में, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। फ्यूज़ कराने से थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो मित्रों मैं ये कहूँगा आप न्यूरो सर्जन की इच्छा पर छोड़ें, आपके लिए क्या बेहतर होगा वो बेहतर जानेंगे। अब मित्रों देखिए, इन सब चीज़ों में जब होते हैं तो कुछ घरेलू उपाय भी बड़े कारगर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज थोड़ी सी गर्दन दर्द हो गई और आप सीधे पहुंच गए डॉक्टर के पास, हमारे पास, कि अरे डॉक्टर साहब बड़ा पेन कर रहा। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जब भी मैंने आप लोगों को एक बात कही है, कोई भी विपत्ति पड़े तो थोड़ा शांति मार के बैठिए, आराम करिए। बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि अगर वो आपको रेस्ट कराना चाहती है तो पेन बताएगी, और यदि पेन हो रहा है तो आप आराम करिए। आराम करिए तो कोई भी चीज़ आपकी सही होगी। लोकल एप्लीकेशन सेकाई करा सकते हैं, और घर में पोटली ओटली बना के सेक लीजिए। हीटिंग पैड आते हैं उनसे सेक लीजिए। थोड़ा सा गर्दन पे ऑइंटमेंट मलहम लगवा लीजिए। इन सब चीज़ों से भी बड़ा आराम लगेगा। अच्छा मित्रों, मान लीजिए एक चीज़ ऑइंटमेंट पे बता दूं, मलहम पे देखिए होता क्या है ना, इस मलहम को लगाने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि आप कितने देर मलहम लगाएंगे, कई बार लगाएंगे। देखिए मित्रों, आप जितनी बार मलहम लगाएंगे और जब तक वो मलहम में गर्म होता, चूंकि कैप्सिकम होती है तो वो उतनी इरिटेशन, जलन सी चीज पैदा कर, उतने देर आपको बड़ा आनंद रहेगा। तो अगर ऐसी चीज है तो आप मलहम चाहे जितनी बार लगाएं, ज्यादा भी ना लगा लें कि लोकली चमड़ी जल जाए, थोड़ा कम ही लगाएं। तो इस तरीके से मित्रों आप अपने रूटीन के भी काम कर सकते हैं। अब मित्रों देखिए, कई बार क्या होता है, इसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ बगैर मेडिकेशन लिए कुछ लोगों को दर्द वर्द कुछ नहीं होता है, बट पल भर का घूमटा बड़ा तेज आएगा। मतलब अगर आपने पोस्चर तुरंत चेंज कर दिया तो ऐसा लगेगा पल भर का घूमटा आया, फिर आप नॉर्मल हो गए। तो मित्रों ये भी कुछ नहीं है, सर्वाइकल स्पाइन के ही कारण होती है, स्पॉन्डिलाइटिस के कारण। और हम लोग एक सिंपल सी वर्टिप्रेस 16 mg की टैबलेट्स आपको देते हैं, और ईश्वरी दया होती है उससे सभी लोग सही हो जाते हैं। इसका कोई डोज निर्धारित नहीं है। आपको ज़्यादा चक्कर आता है तो दिन भर में 3 बार खाइए, कम होता हम लोग 2 ही बार लिखते हैं, और थोड़ा ज़्यादा ही कम है तो 1 ही बार लिखते हैं। तो मित्रों इस तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आप बच सकते हैं, इससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपकी जिंदगी में आपको बहुत परेशान नहीं करेगा। तो मित्रों इस तरीके से मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। अब मित्रों आइए, अब मैं आपको कसरत बताता हूं। तो मित्रों पहला कसरत जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अच्छा मित्रों एक बात और देखिए मैं कहना भूल गया। देखिए जो ये आपको जब सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक होता है तो इसमें पुनः फिजियोथेरेपी बड़ा अहम रोल अदा करती है। मतलब आप ये मान के चलें कि हम लोग एक शॉर्ट वेव डायथर्मी और आपको सर्वाइकल ट्रैक्शन लगवाते हैं, और मिनिमम 5 से 7 दिन आपको ये ट्रैक्शन अगर लगवा लीजिए तो आप बिल्कुल शानदार हो जाते हैं। 10 से 15 दिन दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। चूंकि मित्रों देखिए ये एपिसोडिक होता है, तो ये चीज़ों को आप जानते रहिए, कसरत करते रहिए, वक्त पड़े डॉक्टर के, अगर आप पुराने पर्चे आपको एक बार आप सही हैं तो जरूरी नहीं कि तुरंत डॉक्टर के पास आ ही जाए। आप पुराने पर्चों को किसी भी केमिस्ट की दुकान पर जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, आप एक अच्छी कंपनी की दवा दे दीजिए और 10 दिन आप उसे खा लें, तो फिर पुनः आप सही हो जाएंगे। बचाव सारी याद रखिएगा, और अगर सारी चीज़ें हैं तो ये वीडियो तो है ही है, आप इसे देखिए और इस कसरतों को करते रहिएगा। तो आइए मित्रों इस तरीके से हम लोग इस कसरत की शुरुआत करते हैं। मित्रों पहली कसरत है आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइज। सर्वप्रथम हम अपने हाथ को सर के सामने लगा लेंगे और अपने सर से अपने हाथ को धक्का देंगे, और दूसरे स्टेप में हम अपने हाथ को अपने सर के पीछे लेकर जाएंगे और फिर अपने सर से उसको धक्का देंगे। हमारी गर्दन इस कसरत में हिलनी नहीं चाहिए। तीसरे स्टेप में हम अपने हाथ को अपने सर के दाहिने बगल लगाएंगे और फिर हम इसको अपने सर से उसे धक्का देंगे।
इस कसरत में गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। इसी प्रकार से मित्रों चौथे स्टेप में हम अपने बाएं हाथ की तरफ से सर को धक्का देंगे। हमारी गर्दन हिलनी नहीं चाहिए और 10 सेकंड तक हम इसे धक्का देंगे। ठीक ऐसे 5वीं स्टेप में हम अपने सर को थोड़ा सा 45 डिग्री आगे लेकर के और फिर कुछ इस तरीके से धक्का देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम अपने दाहिने तरफ भी अपने हाथों से सर को घुमाकर 45 डिग्री और पुनः हम इसे 10 सेकंड के लिए धक्का देंगे। ऐसा हम 10 बार अवश्य करें। मित्रों यह दूसरी कसरत है और हम इसे लेट कर करते हैं। इसे सर्वाइकल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। आप कुछ इस प्रकार से लेट जाएं जैसे ये व्यक्ति लेटे हुए हैं। हम जब लेटेंगे तो अपनी ठुड्डियों को अपने हाथों पर रेस्ट करा देंगे और हमें जितने भी देर कर सकें कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें और एक्सटेंड करने के लिए हम अपनी मुट्ठियों को बांध लें और ठुड्डियों को उसके ऊपर रेस्ट करने दें। इस प्रकार से जब हम कसरत करेंगे तो मिनिमम मान के चलिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम इसे इसी प्रकार से रखें। बेहतर ये होगा कि यदि हम जब टीवी आदि कुछ भी देखें तो इसी प्रकार से लेट जाएं। ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मित्रों अब हम तीसरी कसरत को डिस्कस करेंगे जिसे सर्वाइकल रिट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। मित्रों ये बैठ के की कसरत की जा सकती है। इसमें कुछ हम लोग अपनी गर्दन को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम हो सके तो अपने हाथ की उंगलियों से भी अपने गर्दन को पीछे की तरफ ढकेल दें। अच्छा जब हम बैठकर करें तो हमारा पीठ जो होना चाहिए वो एक्सटेंशन में होना चाहिए। कभी भी हम गर्दन बहुत आगे होकर के कसरत ना करें तो हमारी गर्दन बहुत पीछे एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। अच्छा कसरत करने के दौरान थोड़ा पेन हो तो हम उसे सह सकें तो ज़्यादा बेहतर का काम होगा। साथ ही साथ हो सके तो हम अपनी उंगलियों से जैसे इस पर्सन ने अपने गर्दन को पीछे किया है करें और अपनी नाक को दाहिने बाएं भी घुमा सकते हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो मित्रों इस तरीके से मैंने आपको ये सारी कसरतें बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन कसरतों को करते रहेंगे और आप सदैव स्वस्थ निरोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।